गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका अपनी की केमिस्ट्री क्लास में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हेलो एरीन्स, जिनका विरचन पढ़ चुके हैं और हम CX बंध की प्रकृति पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे हेलो एरीन की SN अभिक्रियाएं यानी कि नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और इनकी इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं और धातुओं के साथ अभिक्रियाएं यानी कि रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे हम। ठीक है ना। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हेलो एरीन जो होती हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन हेलोजन के मध्य द्विबंध का गुण पाया जाता है। ठीक है ना। और द्विबंध का गुण पाया जाता है तो ये आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं नहीं देते। ठीक है ना, नहीं देते, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में जरूर देंगे। ठीक है ना। तो कैसे देंगे? तो मुख्य जो इनकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो हम ये 3 पढ़ेंगे मुख्य रूप से। ठीक है ना। कौन कौन सी? जलीय NaOH के साथ, अमोनिया गैस के साथ और CuCN के साथ। ठीक है ना। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब हुआ कि यहाँ से ये OH माइनस या यहाँ से NH2 माइनस या यहाँ से CN माइनस यहाँ आएगा और इस X माइनस को हटाएगा। ठीक है ना। यानी कि हटाएगा तो क्या बनेगा? देखो यहाँ पर तो X की जगह आ जाएगा OH, यानी कि ये बन जाएगा फिनॉल। यहाँ पर X की जगह पर आ जाएगा NH2, इसको हम कहते हैं एनिलीन। और यहाँ पर CN आ जाएगा X की जगह पर, जिसको हम कहते हैं साइनोबेंजीन। ठीक है ना। अब हम जैसे देख रहे हैं ना कि ये हो जाएगा, ये इतना इजी नहीं होता। यहाँ बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और किसी न किसी उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। जैसे जब हम जलीय NaOH से अभिक्रिया करवाते हैं हेलोबेंजीन की, तो हमें यहाँ पर टेम्परेचर रखना पड़ता है 623 केल्विन। ठीक है ना, बहुत हाई टेम्परेचर रखना पड़ता है। और 300 एटमॉस्फेयर यानी 300 वायुमंडलीय दाब भी रखना पड़ता है। इतनी उच्च ताप पर और इतनी उच्च दाब पर जाकर ही कहीं अभिक्रिया हो पाती है और X की जगह पर OH आ जाता है, यानी जबरदस्ती करवानी पड़ेगी। द्विबंध की यहाँ CX बंध में द्विबंध के गुण आ जाने की वजह से ये इन अभिक्रियाओं को आसानी से नहीं देते, तो हमें जबरदस्ती करवाना पड़ेगा। ऐसे अगर हमें अमोनिया से अभिक्रिया करवानी है तो हमें टेम्परेचर लेना पड़ता है 473 केल्विन और वायुमंडलीय दाब लेना पड़ता है लगभग 60 ATM के आसपास, लेकिन बिना उत्प्रेरक की अभिक्रिया फिर भी नहीं होती और हमें उत्प्रेरक के रूप में लेना पड़ता है Cu2O। इन सब की उपस्थिति में जब अमोनिया की अभिक्रिया करवाते हैं हम हेलोबेंजीन से, तब कहीं जाकर एनिलीन बनती है, यानी इतनी आसानी से नहीं बन रही। ऐसे ही जब हम CuCN की अभिक्रिया करवाते हैं 473 केल्विन पर, हमें यहाँ दाब की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठोस होता है ये, लेकिन हमें क्षारीय माध्यम देना पड़ता है, पिरिडीन की उपस्थिति लगानी पड़ती है। पिरिडीन की उपस्थिति में 473 केल्विन ताप पर जब CuCN की अभिक्रिया होती है इससे, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होता है, यानी कि X माइनस के स्थान पर CN माइनस आ जाता है। लेकिन ये अभिक्रियाएं बहुत आसान नहीं हैं, लेकिन इनको आसान बनाया जा सकता है। कैसे? वो ऐसे कि अगर इस बेंजीन वलय पर इस हैलाइड के अलावा अगर कोई ऐसा समूह जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचे, यानी जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हो जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचे, तो जब वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा तो ये भी अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा और ये X माइनस के रूप में बाहर निकल जाएगा। यानी अगर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह इस पर जोड़ दिए जाएं, वहाँ वो भी कहाँ पर, या तो ऑर्थो पर या पैरा पर। मेटा पर जोड़ने का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि हमने अनुनाद में देखा था, देखो अनुनाद में हमने बनाया था कि इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही ऋणावेश आता है, मेटा पोजीशन पर कोई भी आवेश नहीं आता है। ठीक है ना। तो देखिए जब हमने हेलो एरीन की अभिक्रिया 623 केल्विन ताप पर और 300 वायुमंडलीय दाब पर जलीय NaOH से करवाई तो फिनॉल प्राप्त हुआ। ठीक है। टेम्परेचर प्रेशर देखिए 623 केल्विन, 300 वायुमंडलीय दाब। ठीक है ना। लेकिन अगर हम हेलो एरीन की ऑर्थो या पैरा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे NO2 या COH आदि उपस्थित कर दें तो हेलो एरीन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जैसे देखो अंतर देखना आप कि हमने यहाँ एक NO2 लगा दिया, यहाँ केवल Cl था, यहाँ एक NO2 लगा दिया इसकी पैरा पर। ठीक है। रिएक्शन करवाई तो देखो हमें दाब लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही और टेम्परेचर जो हमें 623 लेना पड़ रहा था वो कितना हो गया? अब 445 केल्विन। घट गया ना, ताप घट गया, दाब हटा दिया, इसका मतलब अभिक्रिया पहले की तुलना में आसानी से हो रही है। ठीक है ना। और OH जुड़ गया, पैरा नाइट्रोफिनॉल बन गया। ठीक है। ये है पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, अब बन रहा है पैरा नाइट्रोफिनॉल। हमने एक NO2 और लगा दिया, ऑर्थो पर भी लगा दिया एक, और
पैरा पर भी लगा दिया एक, तो अभिक्रिया और भी आसान हो गई। जो 435 केल्विन पर 45 केल्विन पर हो रही थी वो अब 368 केल्विन पर ही हो जाएगी और Cl की जगह पर आसानी से O2 आ जाएगा। इसको हम कहेंगे 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। मुख्य कंपाउंड फिनॉल है, इसकी 2 और 4 पोजीशन पर NO2 जुड़ा हुआ है तो 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल बन गया। ठीक है ना। और अगर हम एक ऑर्थो और एक पैरा, 3 नाइट पहले एक NO2 लगाया था तो 623 की तुलना में 445 पर हो गई थी अभिक्रिया, 2 NO2 लगाए तो 368 पर हुई अभिक्रिया और एक NO2 और लगा दिया, यानी कि कुल मिला के 3 NO2 लगा दिए तो केवल गर्म करने से ही हो जाती है। हल्का सा गर्म करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी और आसानी से Cl की जगह पर OH आ जाएगा। इस योग को हम नाम देते हैं पिक्रिक अम्ल। याद रखना है बच्चों, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला यौगिक है ये पिक्रिक अम्ल। ठीक है ना, पिक्रिक अम्ल कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम नाइट्रोबेंजीन या कहें कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूहों की संख्या बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की सुगमता बढ़ती जाती है। लेकिन ये याद रखना है कि ये अगर मेटा पर हम जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल ऑर्थो पर ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, यानी कि हेलोरिन पर इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूहों की संख्या अधिक होती जाती है तो ऐसे अभिक्रिया की क्रियाशीलता भी बढ़ती जाती है। अगला हम देते हैं NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन, यानी कि अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया करवानी होती है तो हम 473 केल्विन पर Cu2O की उपस्थिति में 60 वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रिया करवाते हैं तो Cl की जगह पर NH2 जुड़ जाता है और एनिलीन बन जाती है। ठीक है, ऐसे ही साइनो समूह से प्रतिस्थापन करवाना है तो CuCN से अभिक्रिया करवा देते हैं और CuCN के लिए हमें पेरिडीन क्षारीय माध्यम देना पड़ता है और 473 केल्विन पर अभिक्रिया करवानी पड़ती है, तब कहीं जाकर ये Cl को प्रतिस्थापित करता है और साइनोबेंजीन बन जाती है। साइनोबेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट यौगिक हैं। क्यों है ये हमने RX में भी देखा था, सेम टू सेम चीज़ है कि जैसे RX की हमने 3 अभिक्रियाएं करवाई थी वैसे ही हमें CN की 3 अभिक्रियाएं करवाते हैं, अपचयन, आंशिक जल अपघटन और पूर्ण जल अपघटन। याद होगा आपको, वहाँ भी हमने RX की अभिक्रिया जब करवाई थी तो अपचयन से 1 डिग्री एमीन बनी थी क्योंकि CN समूह CH2NH2 में अपचयित हो जाता है। यहाँ भी यही हुआ, इसको बेंजिल कहते हैं। आंशिक जल अपघटन करवाते हैं तो C से ऑक्सीजन जुड़ जाती है, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो CONH2, ये CO है, ये ऑक्सीजन है ये। ठीक है ना, CONH2 इसको बेंजेमाइड कहते हैं। और पूर्ण जल अपघटन करवाते हैं तो नाइट्रोजन तो अमोनिया के रूप में बाहर निकल जाती है और C जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है तो बेंजोइक अम्ल बनते हैं। ठीक है ना, तो ये थी कुछ इनकी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जो आसानी से नहीं होती, बड़ी मुश्किल से संपन्न होती हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इनकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। हेलोएरिन में अब हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखेंगे। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब होगा कि जो समूह यहाँ जुड़ा हुआ है वो समूह वहीं रहेगा लेकिन इसकी ऑर्थो या पैरा स्थितियों पर कोई नई चीज़ प्रतिस्थापित हो जाएगी। ऑर्थो या पैरा पर ही क्यों होगी, मैंने आपको बताया था कि जो इसकी बंधीय प्रकृति होती है, जो इसकी अनुनादी संरचनाएं होती हैं, उसमें देखा था हमने कि इसकी ऑर्थो एवं पैरा, इसमें देखा था हमने कि इसकी ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर ऋणावेश आता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करेगा तो वो कहाँ करेगा, या तो ऑर्थो पर करेगा या पैरा पर करेगा। तो हमें ऑर्थो और पैरा दोनों उत्पाद प्राप्त होंगे, ऑर्थो भी बनेगा पैरा भी बनेगा, लेकिन हमेशा पैरा उत्पाद ही ज़्यादा स्थायी होता है क्योंकि उसमें द्विध्रुव आघूर्ण न्यूनतम रहता है। ठीक है ना, जैसे हम 5 ही अभिक्रियाओं के बारे में देखेंगे और ऑर्थो और पैरा दोनों पर जोड़ेंगे। 5 अभिक्रियाएं कौन कौन सी देखेंगे, देखिए ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण का मतलब होता है हेलोजन को जोड़ना और हेलोजन को जोड़ने का मतलब हमें अभिक्रिया करवानी है इसकी X2 से। और जब हेलोजनीकरण करवाते हैं तो हमें हेलोजन वाहक की जरूरत होती है 100%। कौन सा हेलोजन वाहक, जो अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था, क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन बनाई थी बेंजीन से, वो कौन सा था, वो था या तो निर्जल AlCl3, ठीक है ना, या था FeX3 फ्लोरो या ब्रोमो जो भी था। तो क्या होगा, जब हेलोजनीकरण होगा तो 2 उत्पाद मिलेंगे हमें, एक ऑर्थो और एक पैरा, दोनों में एक ये X तो ऐसे के ऐसे ही रहेगा, या तो ऑर्थो पर जुड़ जाएगा या पैरा पर जुड़ जाएगा। ठीक है ना, ये वाला उत्पाद कैसा होगा, मुख्य होगा, क्योंकि इसमें ये दोनों विपरीत दिशा में होने के कारण द्विध्रुव गुण को नष्ट कर देते हैं, शून्य हो जाता है या उदासीन हो जाता है। ठीक है ना, नाइट्रीकरण का मतलब क्या होता है, इन शब्दों को समझ लेना बच्चों, रिएक्शन बहुत इजी हो जाएगी। हेलोजनीकरण, करण का मतलब तो रिएक्शन है, अभिक्रिया है। हेलोजनिन यानी हेलोजन को जोड़ देंगे। नाइट्रीकरण,
करण तो अभिक्रिया होगी, नाइट्री यानी नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे तो वो क्या जुड़ेगा, NO2। ठीक है, यहाँ याद रखना है आपको, यहाँ आक्रमणकारी स्पीशी कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉनिक, क्या होगा, X+ होगा। यहाँ पर आक्रमणकारी होगा NO2+। ठीक है, NO2+ जब आक्रमण करेगा तो X तो जहाँ है वहीं रहेगा, NO2 जुड़ जाएगा या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। ठीक है ना, ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, इसको कहेंगे हम पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, इसको कहेंगे ऑर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन। अब कर रहे हैं हम सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण का मतलब, करण का मतलब अभिक्रिया, सल्फोनी यानी सल्फोनिक अम्ल समूह, और इसके लिए अभिक्रिया करवानी होती है हमको H2SO4 से। और सल्फोनिक अम्ल समूह कौन सा होता है, SO3H। ये यहाँ आक्रमणकारी के रूप में व्यवहार करेगा तो ऑर्थो पर जुड़ जाएगा। ठीक है ना, तो X तो वहीं रहेगा और SO3H जुड़ गया, या पैरा पर जुड़ेगा तो X तो वहीं रहेगा, नीचे SO3H जुड़ गया। ठीक है ना, पैरा उत्पाद ही ज़्यादा बनेगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट तो साइंटिस्ट का नाम है। एल्किलीकरण का मतलब एल्किल समूह का जुड़ना यानी R का जुड़ना, तो हमें अभिक्रिया करवानी होगी RX से। RX से अभिक्रिया करवाएंगे तो एल्किल जुड़ जाएगा, कहाँ, या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। ठीक है, दो ही चीज़ संभावना है, या तो ऑर्थो पर जुड़ेगा या पैरा पर जुड़ेगा, और पैरा हमेशा ज़्यादा स्थायी होगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण या एसिलीकरण, तो एसिल समूह कौन सा होता है, एसिल समूह होता है CH3CO। ठीक है, और इसको जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं CH3COCl। तो जब CH3COCl की अभिक्रिया करवाएंगे तो हैलोजन तो वहीं रहेगा, या तो यहाँ ये COCH3 जुड़ जाएगा ऑर्थो पर, या फिर COCH3 जुड़ जाएगा पैरा पर, तो पैरा उत्पाद ज़्यादा बनेगा। तो इस तरह से 5 अभिक्रियाएं होंगी जो मुख्य रूप से यहाँ होंगी। यहाँ पर आक्रमणकारी के रूप में ये कार्बोकैटायन होगा, यहाँ पर आक्रमणकारी के रूप में CH3CO+ होगा। ठीक है ना, तो एक एक करके देखते हैं इन्हें। पहली अभिक्रिया हेलोजनीकरण, कि जब हेलोबेंजीन की अभिक्रिया निर्जल FeCl3 या AlCl3 की उपस्थिति में X2 से करवाते हैं, X2 कोई भी हेलोजन हो सकती है, तो ऑर्थो तथा पैरा उत्पाद प्राप्त होते हैं। O है, ये स्मॉल o है बच्चों, स्मॉल o का मतलब होता है ऑर्थो। ठीक है, जैसे Cl2 से रिएक्शन करवाई निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो यहाँ पर Cl और एक Cl और जुड़ गया तो 1,2 उत्पाद बन गया, यानी कि ऑर्थो उत्पाद बन गया। और यहाँ 1 और 4 पर जुड़ गया तो ये मुख्य उत्पाद पैरा उत्पाद हो गया। 1,4 लिखो तो IUPAC नाम हो गया, ऑर्थो मेटा पैरा इनके व्युत्पन्न नाम चलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया इनका हेलोजनीकरण। फिर देखिए नाइट्रीकरण, PHX, PH का मतलब बेंजीन रिंग, या ARX भी लिख सकती थी इसको मैं। हेलो एरिन की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 से करवाते हैं तो ऑर्थो एवं पैरा नाइट्रो उत्पाद बनते हैं। ठीक है ना, सांद्र HNO3 से करवाई सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। यहाँ होता क्या है, देखो कि जब HNO3 और H2SO4 की रिएक्शन होती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये OH- देता है, यहाँ से H+ निकालता है अपना ये। ठीक है ना, तो पहले ये H+ देता है तो यहाँ पर ये बन जाएगा H2NO3 और HSO4-। ठीक है, ये अम्ल के रूप में व्यवहार करता है या ये क्षार के रूप में व्यवहार करता है। ठीक है ना, ब्रोंस्टेड लॉरी अम्ल क्षार पढ़े हैं ना हमने। अब ये क्या करेगा, एक H2O का लॉस कर देगा, और एक H2O का लॉस करेगा तो ये NO2+ बन जाएगा। अभी NO2+ यहाँ आक्रमणकारी के रूप में व्यवहार करेगा और ऑर्थो पर भी जुड़ जाएगा और पैरा पर भी जुड़ जाएगा। मुख्य कौन सा बनेगा, पैरा क्लोरोनाइट्रोबेंजीन मुख्य होगी। इसी तरह से सल्फोनिक अम्ल से सल्फोनेशन या सल्फोनीकरण करवाते हैं तो हेलो एरिन की अभिक्रिया जब सांद्र H2SO4 से करवाते हैं तो ऑर्थो एवं पैरा पोजीशन पर बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन जाता है। ठीक है ना, यहाँ से इसका तो OH जाएगा और यहाँ से एक H जाएगा तो H2O निकल जाएगा तो SO3H। H2SO4 में से एक OH निकाल दो तो एक H बचा और एक ऑक्सीजन कम हो गई, 3 बचा तो SO3H हो गया। ऑर्थो पर भी जुड़ गया, पैरा पर भी जुड़ गया। इसको कहते हैं 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसको कहते हैं 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। 2 या 4 की जगह हम ऑर्थो या पैरा भी लिख सकते हैं, मुख्य उत्पाद ये बनेगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत काम में आने वाली अभिक्रिया है। फ्रीडल क्राफ्ट वैज्ञानिक का नाम है और निर्जल AlCl3 को हम फ्रीडल क्राफ्ट उत्प्रेरक भी कहते हैं, यानी फ्रीडल क्राफ्ट की जितनी भी अभिक्रियाएं आएंगी उनमें यही उत्प्रेरक काम में लिया जाएगा। तो जब हम क्लोरोबेंजीन या हेलो एरिन की अभिक्रिया किसी RX, जैसे मैंने CH3Cl ले लिया है, कि अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं तो यहाँ भी क्या होगा, बिल्कुल हेलोजनीकरण की तरह होगा कि ये AlCl3 जो होगा इस CH3Cl से अभिक्रिया
अभिक्रिया करेगा और बना लेगा AlCl4- और बना देगा CH3+। ये जो CH3+ है, अब ये यहाँ आक्रमण करेगा, इलेक्ट्रॉन नहीं बन गया ना, प्लस होते ही आक्रमण करेगा तो ऑर्थो पर भी जुड़ सकता है, पैरा पर भी जुड़ सकता है, तो ऑर्थो पर भी जुड़ गया, पैरा पर भी जुड़ गया। इसका नाम क्या हो गया? 1-क्लोरोमेथिलबेंजीन, ठीक है, या हम इसको 2 क्लोरो है, ये 2 क्लोरोमेथिलबेंजीन या ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। टोलुइन क्या था, मैंने शुरू में बताया था, ये टोलुइन है। बेंजीन वाले पर जब CH3 होता है तो इसको टोलुइन कहते हैं। यहाँ पर क्लोरीन जुड़ गया तो ऑर्थोक्लोरो हो गया, तो यहाँ पैरा पर जुड़ गया है तो ये पैराक्लोरो हो गया, ठीक है ना। यहाँ ये R के रूप में मैथिल समूह जरूरी नहीं है, कोई भी समूह लिया जा सकता है। उत्प्रेरक हमेशा निर्जल AlCl3 ही रहेगा, ठीक है ना। और अंतिम अभिक्रिया है फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिलीकरण। एसिलीकरण का मतलब होता है CH3CO समूह का जुड़ना, ठीक है ना। तो यहाँ फ्रीडेल-क्राफ्ट ने CH3COCl से रिएक्शन करवा दी निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो ये Cl तो यहाँ के H के साथ बाहर चला गया, तो यहाँ क्या रह गया? CH3CO+। तो ये आक्रमणकारी बन गया, तो ऑर्थो पर भी जुड़ गया, पैरा पर भी जुड़ गया। जब ये क्लोरीन नहीं था तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसको कहते हैं हम एसिटोफिनोन, और एसिटोफिनोन पर ऑर्थो पर क्लोरो आ गया तो इसको ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनोन कह दिया, पैरा पर आ गया तो पैराक्लोरो एसिटोफिनोन कह दिया, ठीक है। इस तरह से ये कुछ अभिक्रियाएं थी जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। अब इनकी कुछ विशिष्ट अभिक्रियाओं को देखेंगे जो धातुओं के साथ हैं, जो हमने RX के साथ भी देखी थी। देखिए 4 धातुओं के साथ देखेंगे हम इनकी अभिक्रियाएं, ठीक है। लिथियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, सोडियम के साथ और कॉपर के साथ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ ये ज़्यादातर अभिक्रियाएं जो होती हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती हैं, ठीक है। यानी कि लिथियम की रिएक्शन करवाएंगे तो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी, Mg से करवाएंगे तो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी, सोडियम से करवाएंगे तो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी। लेकिन CO चूर्ण से करवाते हैं तो हमें शुष्क ईथर की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे ही गर्म कर देते हैं, केवल हीटिंग कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखो 4 अभिक्रियाएं हैं, चारों से क्या क्या होता है, चारों से अलग अलग तरह की अभिक्रियाएं होंगी। देखो सबसे पहले हम लिथियम से रिएक्शन करवाते हैं। लिथियम से रिएक्शन करेंगे तो सिंपली कुछ नहीं होगा, ये केवल प्रतिस्थापन करवा देता है और कार्ब धात्विक यौगिक बनता है, खुद जुड़ जाएगा और Li के साथ बाहर भी निकल जाएगा, 2 Li काम में आएंगे, ठीक है ना। इनको कहते हैं हम कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिकों का मतलब होता है वे यौगिक जिनमें कार्बन और किसी धातु परमाणु के बीच में डायरेक्ट बंध बना हो। लिथियम धातु है और यहाँ कार्बन के साथ इसका डायरेक्ट बंध बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं कार्ब धात्विक यौगिक, जिसको हम लिथियम बेंजीन भी कहते हैं, ठीक है ना। फेनिल लिथियम भी कह देते हैं या लिथियम बेंजीन भी कह देते हैं, ठीक है ना। और शुष्क ईथर की उपस्थिति में Mg से अभिक्रिया, जो RX से भी पढ़ी थी हमने, RX की अभिक्रिया जो हमने Mg से करवाई थी तो क्या बना था? RMgX बना था, ग्रीन एयर अभिकर्मक। तो यहाँ भी सेम टू सेम ऐसा ही होगा, ग्रीन एयर अभिकर्मक बन जाएंगे, यानी कि बीच में आ जाएगा Mg और उससे जुड़ जाएगी X, ठीक है ना। तो ग्रीन एयर अभिकर्मक का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। अगला Na और Cu चूर्ण की अभिक्रिया बहुत कुछ सेम है, बहुत कुछ क्या, प्रोडक्ट तो बिल्कुल सेम है लेकिन दोनों ही नेम रिएक्शन है, दोनों का ही अपना अपना नाम है। जब सोडियम से अभिक्रिया होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में हैलोजन की, तब होती है एक अभिक्रिया जिसका नाम है फिटिग, ठीक है ना। फिटिग अभिक्रिया होती है। जबकि वहीं हम CO चूर्ण से करवाते हैं एलोबेंजीन की अभिक्रिया, तो एक अभिक्रिया होती है जिसको अल्मान या कुछ बुक्स में इसका नाम उल्मान भी मिलता है, ठीक है ना। उल्मान या अल्मान अभिक्रिया होती है और दोनों ही अभिक्रियाओं में उत्पाद एक ही बनता है। क्या होता है कि 2 बेंजीन वलय आपस में इस तरह से जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं बाईफेनिल या डाईफेनिल, एक ही बात है, चाहे तो इसको डाईफेनिल कह दें या बाईफेनिल कह दें, डाई का मतलब 2, ठीक है ना। ये अभिक्रिया बिल्कुल वुड्स अभिक्रिया जैसी है। वुड्स अभिक्रिया पढ़ी थी ना हमने, वुड्स अभिक्रिया में पढ़ा था हमने, ऐसे पढ़ा था ना कि हमने इसको अब उल्टा करके लिख दिया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये X और ये Na यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है ना, और ये R आपस में जुड़ जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ जब सोडियम की अभिक्रिया हमने हेलोएरिन से करवाई है तो सेम टू सेम ऐसा ही होगा, ये Na2 के साथ, ठीक है ना। मैंने यहाँ लगा दी इस तरह से 2 बेंजीन वाले, एक यहाँ X लिख दिया, दूसरा Na लिख के ये X और इससे दूसरी बेंजीन वाले बना दी, ये दोनों Na यहाँ से निकल जाएंगे, दोनों बेंजीन वाले इस तरह से जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो जब केवल हेलोएरिन की अभिक्रिया करवाते हैं तो फिटिग अभिक्रिया है।
है, जब केवल RX की अभिक्रिया करवाते हैं तो वुड्स अभिक्रिया है। एक RX ले लें और एक बेंजीन वाला ले लें तो उसको वुड्स फिटिक कह देंगे, मिक्स कर देंगे। यानी एक तरफ तो हमने ले लिया RX, फिर Na ले लिया, फिर दूसरी तरफ हमने ले लिया बेंजीन वाला, तो रिएक्शन उसी तरीके से होनी है। 2 Na के साथ XX ने लिया तो यहाँ का R रह गया, यहाँ का बेंजीन वाले जुड़ गई, एल्किल बेंजीन बन गई। इसको कहते हैं फिटिग वुड्स या वुड्स फिटिग अभिक्रिया। दोनों एक साथ मिक्स हो गई ना, ठीक है ना। तो ये 4 तरह की अभिक्रिया हैं धातुओं के साथ। तो देखो फटाफट से देख लेते हैं अपन कि Mg के साथ किया तो ग्रीन एर्थ बन गया, है ना। ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम से करवाई शुष्क ईथर की उपस्थिति में तो ग्रीन एर्थ बन गया, इसका नाम है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। Na के साथ करवाई तो फिटिक अभिक्रिया हो गई। फिटिक अभिक्रिया में हेलोएरिन की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम से करवाया तो बिल्कुल वुड्स अभिक्रिया की तरह हुआ है, बाइफेनिल बन गया। और वुड्स फिटिक अभिक्रिया क्या है कि जब हमने हेलोएरिन और हेलोएल्किन दोनों को मिला दिया तो बिल्कुल सेम उसी तरह से रिएक्शन होनी है। एक तरफ वुड्स का काम करेगा, एक तरफ फिटिक का काम करेगा, तो नाम हो गया वुड्स फिटिक अभिक्रिया, एल्किल बेंजीन बन जाएगी। यहाँ आर की जगह हम कोई भी समूह ले सकते हैं, जैसे मैंने CH3Cl ले दिया तो ये Cl और ये Cl निकल जाएंगे, CH3 यहाँ जुड़ जाएगी तो ये टॉलुइन बन गई, या इसको मैथिल बेंजीन भी कहते हैं, ठीक है ना। Cu चूर्ण से अभिक्रिया करवाएंगे, सेम टू सेम अभिक्रिया होगी, नाम बदल जाएगा उल्मान अभिक्रिया। हमने आयोडोबेंजीन ले ली, Cu चूर्ण से अभिक्रिया करवाई आयोडोबेंजीन से, तो यहाँ से ये दोनों आई इस Cu के साथ बाहर निकल गए CuI2 के रूप में, और दोनों बेंजीन वाले आपस में जुड़ गई, बाइफेनिल बन गया, ठीक है ना। अब क्या रह गया, एक लिथियम से रिएक्शन रह गई। लिथियम से रिएक्शन करवाते हैं हम तो कार्बधात्विक यौगिक बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया Li से करवाई शुष्क ईथर की उपस्थिति में, Li यहाँ जुड़ गया, LiBr बाहर निकल गया, फेनिल लिथियम बन गया। तो ये 4 तरह की धातुएं हैं, ठीक है ना, जिनमें सोडियम की अभिक्रिया बिल्कुल वैसी है जैसे RX थी, वहाँ वुड्स नाम था, यहाँ फिटिक नाम था, रिएक्शन का टाइप एक ही है, ठीक है ना। अगली चीज हम देखते हैं हेलोएरिन का अपचयन। हेलोएरिन का अपचयन केवल सोडियम एल्यूमिनियम मिश्र धातु से होता है, ठीक है, किसी न किसी क्षार की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ से Cl हट जाएगी और उसकी जगह H जुड़ जाएगा, यानी कि बेंजीन बन जाएगी, ठीक है ना। जनक जो भी एरोमेटिक यौगिक होगा वो बन जाएगा। किसी क्षार की उपस्थिति में करवाया, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के साथ ही Cl बाहर चली गई, दूसरी जगह पर ही जुड़ गया, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया और लास्ट अभिक्रिया हेलोएरिन्स की वो है क्लोरल के साथ अभिक्रिया, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली अभिक्रिया है ये। अभी क्लोरल क्या होता है, तो क्लोरल का मतलब होता है CCl3CHO, इसको क्लोरल कहते हैं। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब हम क्लोरल की अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरोबेंजीन से, तो क्या होगा, क्लोरोबेंजीन की जो पैरा स्थिति पर उपस्थित हाइड्रोजन होगी ये क्लोरल की ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से निकल जाएगी। सांद्र H2SO4 क्या करता है, बताया है मैंने, सांद्र H2SO4 का काम होता है निर्जलीकरण का, पानी निकाल देगा, ठीक है ना। तो ये पानी को निकाल रहा है तो क्या होगा, यहाँ इस दोनों बेंजीनों के एक एक बॉन्ड टूट रहे हैं और यहाँ इस कार्बन के 2 बॉन्ड टूट रहे हैं, तो ये कार्बन दोनों से जुड़ जाएगा। तो देखो दोनों से जोड़ दिया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। Cl दोनों की ऐसे कैसे जुड़ रही है, कार्बन के पास एक हाइड्रोजन पहले से ही था अभी भी है, और ये CCl3 था अभी भी है। इसको हम कहते हैं DDT। DDT का नाम सुना है, कीटनाशी होता है, ठीक है ना, जन्मनाशी या कीटनाशी कहते हैं इसको, कीट प्रतिरोधी होता है। इसका नाम होता है पैरा डैश। क्यों, इसको हमने पैरा दिया है तो इसको पैरा डैश कह दिया। 2 बेंजीन वाला है ना, तो दोनों को स्थिति देनी पड़ेगी। पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल, दोनों पर क्लोरो है, दोनों पर फ्लोरो है, ठीक है। ट्राइक्लोरोएथेन, ये 3 क्लोरीन है तो ट्राइक्लोरोएथेन। तो DDT क्यों दिया है, डाइक्लोरो का तो एक D, फिर डाइफेनिल का दूसरा D, और ट्राइक्लोरोएथेन का T, तो इसका नाम हो गया DDT। बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, DDT का पूरा नाम क्या है, या DDT का निर्माण की अभिक्रिया लिखो। क्या होता है जब क्लोरीबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरल से करवाई जाती है, ठीक है ना, क्या होता है, या DDT का निर्माण क्लोरोबेंजीन के द्वारा कैसे कराया जाता है, या DDT का निर्माण क्लोरल से कैसे कराया जाता है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है DDT का पूरा नाम, बहुत पूछा जाता है, पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। तो इस तरह से ये हेलोबेंजीन वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी और क्विज करवाऊंगी, ताकि आपको पता चले कि आपको ये टॉपिक चैप्टर कितना समझ में आया कितना नहीं। थैंक यू।